अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी स्टडीज़ बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। आप सब बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर वीडियोस रेगुलरली अपलोड किया करें। असल में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, मेरी फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इसलिए मुझे टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलता है। अभी भी आप यकीन नहीं करेंगे, रात के 12 बज रहे हैं और अभी मैं जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वीडियो की। और आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम जो न्यूली टॉपिक इंक्लूड हुआ है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ फोर्थ ग्रुप, उसकी हम बात करेंगे। फोर्थ ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके रिएक्शंस के हवाले से टॉपिक इंक्लूड किया गया है। मैंने एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर ऑलरेडी वन शॉट लेक्चर अपलोड किया हुआ है। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर जस्ट एक चेंज आपने करनी है कि पीएमडीसी ने इस साल सिलेबस के अंदर थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया है फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स के रिएक्शंस के साथ। तो उसी चीज़ को कवर अप कराने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस भी किए कि सर आप इस टॉपिक को क्लियर करें ताकि हमारा चैप्टर जो है वो सारा क्लियर हो जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर, इस सिंगल वीडियो के अंदर हम ग्रुप 4 एलिमेंट्स की बात करेंगे, उनके रिएक्शंस की बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो मेरे साथ आखिर तक देख लेते हैं तो यकीन जाने आपका ये सारा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जिसको हम मक्खन क्लियर कहते हैं। तो हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे इस टॉपिक में से पूछा जाए और वो आपसे सॉल्व ना हो, ये मेरी आपको गारंटी है। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक इस बुक को बाय नहीं किया, डॉक्टर केमिस्ट्री बुक को, तो वो जल्दी से बाय कर लें क्योंकि लिमिटेड ऑफर है और लिमिटेड स्टॉक है। और आप लोग जानते हैं आपका जो एमडी कैट है वो तकरीबन 40 दिन की दूरी पर है। तो इन 40 डेज के अंदर, इन लास्ट 40 डेज के अंदर आपको ये केमिस्ट्री की बुक बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपकी रिवीजन के अंदर। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बुक है रिवीजन के लिए। आपकी फास्ट रिवीजन होगी, हर एक चीज़ आपको इस बुक के अंदर मिलेगी जो कि आपकी रिवीजन को, आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी। और जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री के अंदर कमज़ोर हैं, वो 45 आउट ऑफ 45 स्कोर करना चाहते हैं, उनके पास ये डॉक्टर केमिस्ट्री बुक लाजमी से होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस के अंदर बताता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने बाय किया उनको पता है ये कितनी इफेक्टिव बुक है। और जिनकी केमिस्ट्री वीक है वो इन लास्ट 40 डेज़ को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, अपनी रिवीजन को 2 से 3 दफ़ा करना चाहते हैं, वो इस बुक को यूज़ करें। आपको किसी प्रोविंस की बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट इस बुक के थ्रू आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप जो 4 के एलिमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। इनके हवाले से आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं इनको कार्बन फैमिली कहा जाता है। अब कार्बन फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ग्रुप के अंदर जो सबसे टॉप के ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज कार्बन, दैट्स वाई इनको कार्बन फैमिली कहा जाता है। जैसे आप लोग देखें ना, सिंपली चीज़ है कि हमारी जो आबाजदाद होते हैं उन्हीं से आगे नस्ल चलती है और उन्हीं के नाम के ऊपर आगे नस्ल पूरी चल रही होती है। सिमिलरली जो भी किसी ग्रुप के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी के नाम के ऊपर नीचे पूरे ग्रुप का, पूरी फैमिली का नाम रख दिया जाता है। तो क्योंकि फोर्थ ग्रुप के अंदर सबसे पहला एलिमेंट कार्बन है इसलिए इसको कार्बन फैमिली कहा जाता है। अब इस फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के रिएक्शंस को आप किस तरह से याद करेंगे आसानी से, उसके लिए एक ट्रिक मैंने आपके सामने लिखी है, वो ये है केमिस्ट्री सर गिव्स स्टनिंग प्रॉब्लम्स। ये एक लाइन आप याद रखेंगे, इससे आपको ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। केमिस्ट्री के सी से आएगा कार्बन, सर के एस आई से आएगा सिलिकॉन, गिव्स के जी ई से आएगा जर्मेनियम, स्टनिंग के एस एन से हमारे पास क्या आएगा, टिन आएगा, और इसी तरह से प्रॉब्लम के पी बी से क्या आएगा, लेड आएगा। तो इस तरह से आपको ये जो एलिमेंट्स हैं फोर्थ ग्रुप के वो याद हो जाएंगे। केमिस्ट्री से आएगा कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये हमारे पास जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हम इस फोर्थ ग्रुप के अंदर स्टडी करेंगे, इनके रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर मैंने कुछ टेबल आपके साथ शेयर किया है। इस टेबल की मदद से हम इस चीज़ को सारी को समझते हैं। अगर आप इस टेबल के अंदर देखें तो मैंने जो फोर्थ ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आते हैं उनके आइसोटोप्स और उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात की। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के बारे में आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, आप सबको पता भी होगी। अब कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स आप पढ़ते हो, जिसमें आप ग्रेफाइट पढ़ते हो, आप डायमंड पढ़ते हो और आप बकीबाल पढ़ते हो। लेकिन यहां पर जिन 2 एलोट्रॉप्स की मैंने बात की है वो एक ग्रेफाइट और दूसरा डायमंड है, बकीबाल की यहां पर बात नहीं की। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स हम कहते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट
जिनके अंदर सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट हो। जैसे आप ग्रेफाइट को देखो, डायमंड को देखो, ये इन दोनों के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन के ही होते हैं, कार्बन एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से इनकी फॉर्म्स डिफरेंट हो जाती है, शेप डिफरेंट हो जाती है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। ऐसे फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी बोलते हैं, और ऐसे दो यानी चीज़ों को आपस में क्या बोलते हैं, फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो यहां कार्बन की अगर हम बात करें तो उसकी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और इसी तरह से बक्कीबाल, लेकिन यहां पर मैं जस्ट 2 की बात कर रहा हूं। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से हम ये बोलते हैं कि इट इज अ गुड कंडक्टर। और यहां से एक क्वेश्चन आपके पास एमडी कैट के अंदर बन सकता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आपका आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हालांकि कार्बन का एलोट्रॉप है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल की आपको पता है कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन एक्सेप्शन यहां पर ये आती है कि ग्रेफाइट वो ऐसा वाहिद नॉन मेटल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। और यह बात भी आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है वो पैरेलल टू द प्लेन्स करवाता है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो जाइंट मॉलिक्यूलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो लेयर्स की फॉर्म के होते हैं। जैसे एक लेयर ये है, नीचे एक लेयर होगी, फिर नीचे ऐसे लेयर होगी, और ये जो लेयर्स के अंदर कार्बन एटम्स होते हैं ये टेट्राहेड्रली खुद को क्या की होती है, अरेंज की होती है। साथ में मैं आपको पिक्चर बताऊंगा, आपको स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो ग्रेफाइट होता है वो इन लेयर्स की यानी पैरेलल टू दी लेयर्स क्या करता है, कंडक्टिविटी करवाता है यानी इलेक्ट्रिसिटी की। उसकी वजह ये है कि इन प्लेन्स के पैरेलली जो यानी डायमंड के ग्रेफाइट के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यानी प्रेजेंट होते हैं, जो कि मूवमेंट शो करते हैं, और उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो पाती है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या ग्रेफाइट परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपनी अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, तो आपका आंसर होगा नो। उसकी वजह यह है कि अक्रॉस द प्लेन अगर हम जाएंगे, अक्रॉस द लेयर्स जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं होती, इनकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, इसलिए कभी भी परपेंडिकुलरली जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाते। तो इसीलिए यहां पर अगर आप देखें तो मैंने गुड कंडक्टर के नीचे क्या लिखा है, अलोंग द लेयर्स मीन पैरेलल टू द प्लेन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। तो ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। सिमिलरली अगर हम टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बात करें तो क्योंकि ये नॉन मेटल है, कार्बन के एटम्स है, तो इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी यहां पर मैंने मेंशन किए हैं इस टेबल के अंदर। दूसरे हम अगर बात करें कार्बन के दूसरे एलोट्रॉप की बात करें तो वो डायमंड होता है। और डायमंड की बात करें, डायमंड के बारे में आप जानते भी हैं, इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट जो सॉलिड है जो नोन है यूनिवर्स के अंदर, उसको डायमंड कहा जाता है। डायमंड की बात करें तो ये बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि नॉन मेटल इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। आप जानते हैं, मैं आपको काफ़ी पीछे वाले जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उसके अंदर मैंने बात की थी कि जब भी हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट की बात करते हैं, तो उस पार्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर दो में से कोई एक चीज होना लाजमी है। यानी अगर किसी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कंडक्टिविटी कर सकता है, और अगर किसी सब्सटेंस के अंदर फ्री आयंस हैं, जैसे सॉल्यूशन की हम मोस्टली बात करते हैं, सॉल्यूशंस के अंदर फ्री आयंस होने की वजह से वहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा के हम केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी का ताल्लुक फ्री आयंस से होता है या फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है। तो नॉन मेटल्स के अंदर क्योंकि ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ही फ्री आयंस होते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी नहीं करते। तो डायमंड की भी यही बात है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सा बोलते हैं 6 साइड वाले यानी स्ट्रक्चर को, शेप को, हेक्सागोनल, ठीक है। और टेट्राहेड्रल आपको पता है, जिसमें टेट्राहेड्रल शेप जैसे आप मीथेन के केस के अंदर देखते हैं, अल्केन्स के केस के अंदर टेट्राहेड्रल शेप देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होती है। इसके अलावा हम सिलिकॉन की बात करें, दूसरा जो एलिमेंट है इस फोर्थ ग्रुप का, वो नॉन मेटल होता है, वो भी नॉन मेटल है। इसकी कोई भी एलोट्रॉपिक फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती। ये वेरी पुअर यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। इसकी जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के हवाले से ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इट इज अ मेटालॉइड।
और मेटालाइट बोलते हैं एक ऐसे एलिमेंट को, एक ऐसे सब्सटेंस को जो डुअल नेचर रखता है, यानी उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की सी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की सी होती हैं। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मेटालाइट बोलते हैं। तो फोर्थ ग्रुप के अंदर जो मेटालाइट है वो हमारे पास क्या है? जर्मेनियम है। कुछ बुक्स के अंदर टिन को भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो जर्मेनियम इज अ मेटालाइट। ठीक है, इसका भी कोई इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म प्रेजेंट नहीं है, ये भी वेरी पुअर यानी कंडक्टर है, और इसके अंदर भी जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और ये कोवलेंट इन नेचर होता है। मींस इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवलेंट बॉन्डिंग आप जानते हैं कि एटम्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर बॉन्ड बने तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ आ रही है? देन हम टिन की बात करें तो टिन के हवाले से और लेड के हवाले से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ध्यान में रखनी है। फोर्थ ग्रुप के अंदर टिन और लेड दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स इन नेचर होते हैं, यानी जो मेटालिक होते हैं, जो मेटल्स होते हैं। अब टिन की अगर हम बात करें तो उसकी दो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, एक को हम बोलते हैं व्हाइट टिन और दूसरे को हम बोलते हैं ग्रे टिन। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर जब पढ़ाया था उस वक्त भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो वहां पर इस चीज की भी हमने बात की थी। तो अगर हम व्हाइट टिन की बात करें तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जो ग्रे टिन की बात करें तो ये वेरी पुअर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। अगर हम व्हाइट टिन की बात करें तो इसके अंदर जाइंट मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम ग्रे टिन की बात करें तो इसके अंदर जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को उस तरह से पास नहीं करवाता जिस तरह से व्हाइट टिन करवाता है। ठीक है, उसके अंदर मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। और इनके अंदर बॉन्डिंग की बात करें तो आप जो जानते हैं मैटर्स के केस के अंदर, क्योंकि हमारे पास अगर ये जब यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं किसी दूसरे एटम के साथ, नॉन मेटल के साथ जुड़ते हैं, तो ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एंड। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और लेड की बात करें तो लेड मेटल होता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज़ अ मेटल। इसके अंदर जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये भी आयनिक बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस टेबल के हवाले से आपको काफ़ी चीज़ें जो है इस टेबल के अंदर इन एलिमेंट्स के हवाले से क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पर एक मैंने बॉक्स के अंदर चीज़ लिखी है, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ, और एक चीज़ मैं और क्लियर करता जाऊँ कि जितनी भी चीज़ें अभी मैं इस लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा फोर्थ ग्रुप के हवाले से, वो सारी की सारी इस बुक के अंदर मौजूद हैं। और यहां से पढ़ाने का मकसद ये है, एक तो आपको इस बुक की यानी बेनिफिट्स के बारे में पता चल जाए कि किस तरह से ये बुक आपकी रिवीजन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती है और आपके कंसेप्ट को क्लियर करवा सकती है। और दूसरा, इस बुक के ही टॉपिक से पढ़ाने का मकसद ये है कि एक तो हम सिलेबस से अलाइंड भी रहेंगे और दूसरा आपको चीज़ें आसानी से समझ आती रहेंगी विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चीज़ से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। अब इस बॉक्स के अंदर आप देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रेंड फ्रॉम नॉन मेटल्स टू मेटल इन अ ग्रुप, यानी जब हम फोर्थ ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हम नॉन मेटल से मेटल्स की तरफ जाते हैं। आपने इस टेबल के अंदर भी देखा, टॉप ऑफ द ग्रुप के ऊपर क्या थे? नॉन मेटल्स मौजूद थे, कार्बन और सिलिकॉन। फिर जर्मेनियम आया, वो क्या था? मेटालाइट था। और उससे नीचे जो टिन और लेड थे वो हमारे पास क्या थे? मेटल्स थे। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक से हम मेटालिक्स कैरेक्टर की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज इन एटॉमिक साइज हो जाता है, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से साइज भी बढ़ता है, और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं आसानी से एलिमेंट, जिसकी वजह से वो मेटालिक नेचर रखते हैं। ठीक है, टिन और लेड की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद एक क्वेश्चन है आपके सामने कि द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट इज। अगर आपसे फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा जाए तो वो क्या होगी? तो आपने ध्यान में रखनी है, वो होती है NS2 NP2। अब n यहां पर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को शो कर रहा है, जो कि हमें शेल नंबर के बारे में बताता है। ठीक है, और अगर हम फोर्थ ग्रुप की बात करें तो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वो आप लोग जानते हो, क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर के अंदर भी पढ़ा, आपने 9th क्लास के अंदर भी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के अंदर पढ़ा कि किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है वो हमें बताता है कि उस एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम फोर्थ ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा फोर्थ ग्रुप के अंदर आने वाले एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उन 4 इलेक्ट्रॉन की जो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो इस तरह से NS2 NP2। ठीक है,
एस ऑर्बिटाल के अंदर आपको पता है सब शेल के अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी के अंदर मैक्सिमम 6 होते हैं, लेकिन इनके वैलेंस शेल के अंदर क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एस के अंदर होते हैं और 2 पी के अंदर होते हैं। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट। देन उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें। अच्छा, आपने ये चीज़ घबराना नहीं है कि जो सिलेबस है उसके अंदर तो लिखा हुआ है जस्ट रिएक्शंस पढ़ने हैं 4th ग्रुप के, लेकिन ये चीज़ें भी बतानी साथ में ज़रूरी हैं। ये चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप रिएक्शंस को समझ पाओगे, तो इसलिए ये साथ में बेसिक्स भी बता रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ग्रुप 4 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, +2 की फॉर्म के अंदर भी और +4 की फॉर्म के अंदर भी। और कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं जिसमें हम कार्बन की बात करते हैं कि कार्बन जो है वो कार्बाइड्स के केस के अंदर जो है वो -2 और -4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट होता है, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आपने कम से कम ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ 4th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है और +4 भी होती है, ठीक है। ज़्यादा कॉमन जो होती है टॉप ऑफ द ग्रुप अगर हम रहेंगे तो +4 होती है, और जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं टिन और लेड के अंदर वहाँ पर +2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये सारी चीज़ें क्या हम आगे चलकर भी बात करेंगे। अगर कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स की बात करें तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है वो हमारे पास +4 होती है एज़ कम्पेयर टू +2। तो ये इस लाइन से इस चीज़ से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने यहां पर ऐड किया अपनी बुक के अंदर कि इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटिव टू द +4 ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू। यानी जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आप लोग ये देखते हो कि डाउन द ग्रुप मूव करने से टिन और लेड के अंदर जो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है एज कंपेयर टू +4। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है इसकी हम डिटेल के अंदर आगे चलकर बात करेंगे। उसमें हम यही बात करते हैं कि जो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लेड की बात करें तो ये अपना जो यानी इनर ऑर्बिटाल होता है, एस ऑर्बिटाल होता है, एस सबशेल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं यानी लेता, उसकी वजह से जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये पेयर इनर्ट रह गया है, इसने बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। इससे होने वाले इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं और ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 आ जाती है उस लेड के ऊपर। बात समझ आ रही है? इसके हम डिटेल के अंदर आगे भी बात करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद कंसेप्ट बूस्टर के नाम से कुछ चीजें मैंने ऐड की हैं, वही इनर्ट पेयर इफेक्ट को यहां पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में हम ये कहते हैं इट इज द रिलक्टेंस of outermost s electrons in heavier p block elements to participate in bonding. This lead to the stability of lower oxidation state especially in group 4 elements. इस पूरी डेफिनेशन को जरा मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर समझाता हूं। देखिए, मैंने आपको यह बताया कि 4th ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो वो ns2 np2 होती है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं 4 पीरियड के अंदर तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी ये आखिरी जो है वो p सबशेल है, उससे इनर कौन सा है? s सबशेल। तो जो हमारे पास डाउन द ग्रुप मूव करने से जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हम लेड की एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि वो बॉन्डिंग के अंदर p के इलेक्ट्रॉन्स को तो यूज करता है, लेकिन s ऑर्बिटाल के s सबशेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये यूज नहीं करता। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब यूज नहीं होते बॉन्डिंग के अंदर तो इससे होने वाले इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ये क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेते ये इलेक्ट्रॉन पेयर s वाले, इसलिए इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इनर्ट पेयर कहते हैं और इससे होने वाले इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। इसी वजह से आप देखते हो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +4 ऑक्सीडेशन ड्यू टू दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात समझ आ रही है? तो ये चीज है। जैसे यहां पर मैंने टेबल के अंदर भी चीजें लिखी हैं। कार्बन की अगर हम बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +4 होती है और ज्यादा भी अगर हम बात करें तो ज्यादा स्टेबल +4 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि कार्बन के अंदर आप लोग जानते हो कि अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें कार्बन की तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p2। अगर आप p ऑर्बिटाल के अंदर इसके देखो तो 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, और एक जो इसका ऑर्बिटाल है वो यहां पर क्या है? एम्प्टी है। अगर आप इस वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर जाओगे तो कार्बन के अंदर तो सिर्फ 2 ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटाल्स हैं, तो इसको बॉन्ड कितने बनाने चाहिए? 2 बनाने चाहिए। लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आते हो कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है
उसकी वैलेंसी 4 होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां से जो s ऑर्बिटाल का इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके इस p2pz ऑर्बिटाल के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कार्बन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 हो जाते हैं, एक s वाला और 3 p वाले। इस वजह से ये चारों जो है वो अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटाल्स यूज करता है बॉन्डिंग के अंदर, और इस तरह से ये 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट बोलते हैं। तो जो हम टॉप ऑफ द ग्रुप इन यानी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। सिमिलरली सिलिकॉन की बात करें वो भी +4 होता है, वो भी 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स अपनी बॉन्डिंग के अंदर यूज करता है। ठीक है, तो यहां तक चीज आपको क्लियर हो रही है। उसके बाद हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के अंदर दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 भी होती है, +4 भी होती है। लेकिन ज्यादा स्टेबल की बात करें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनाता भी है तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, यानी स्टेबल जो होती है वो +4 होती है। और टिन और लेड की बात करें तो इन दोनों के अंदर भी +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन इनके अंदर ज्यादा जो, जैसे लेड की हम बात करें, इसके अंदर जो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। इसलिए आप जो लेड के कंपाउंड्स देखते हो तो वो यानी 2 बॉन्ड उसमें बना रहा होता है। जैसे हम इसके क्लोराइड की बात करें तो लेड डाइक्लोराइड होता है, इसके अंदर हम Cl2 क्लोरीन क्लोराइड को जो है वो ऐड करते हैं, ये 2 बॉन्ड बना रहा था, क्योंकि इसमें लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है वो +2 होती है। तो ये चीज आपको इस टेबल से क्लियर हो जाएगी। अब रियल लाइफ जो एग्जांपल्स लेड की हैं उससे मैंने यहां पर समझाया है। अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें लेड की तो वो 6s2 6p2 होती है। 6 यहां पर शेल नंबर के बारे में हमें बता रहा है कि इस लेड के वैलेंस शेल की अगर हम बात करें तो वो 6 होता है। और आपने एक चीज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के अंदर 9th के 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ी थी कि किसी भी एलिमेंट की पीरियड नंबर जो है वो हमें उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। तो आपको इसके वैलेंस शेल से पता चल रहा है कि इसका 6 शेल है। इट्स मींस ये जो लेड है ये 6 पीरियड से ताल्लुक रखता है, और इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब बॉन्डिंग करता है तो ये s वाले इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेता, यानी इसके थ्रू, इसलिए ये पेयर क्या रहता है? इनर्ट रहता है। और इससे होने वाले इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ये सिर्फ अपने p वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए हम बोलते हैं कि PbCl2 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू PbCl4, क्योंकि PbCl4 के अंदर ये s वाले इलेक्ट्रॉन को भी यूज कर रहा है, जबकि इसकी प्रॉपर्टी के अंदर, इसकी नेचर के अंदर ये है कि s के इलेक्ट्रॉन को इस तरह से बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं d सब शेल के, वो इतनी शील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे होते s ऑर्बिटाल के इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए न्यूक्लियस का होल्ड उन s इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा होता है, इसलिए वो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेते। वो इतनी आसानी से जो है वो लूज नहीं करता, क्योंकि लेड क्या है? मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला है। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो मौजूद s ऑर्बिटाल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही लूज करते हैं, सिर्फ वही लूज होते हैं। इसलिए ये 2 ही यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लाता है और 2 ही बॉन्ड ज्यादा बनाता है। क्लियर होगी बात? अब उसके बाद हम वही रीजन मैंने लिखी है कि पूरी शील्डिंग होती है d और f ऑर्बिटाल्स की। इसकी वजह से वो जो s ऑर्बिटाल के s सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली न्यूक्लियस होल्ड कर पाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से लूज नहीं होते, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ज्यादा स्टेबल होती है। और यही चीज सारी मैंने यहाँ पर लिखी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हमारे पास जो कैटाइंस है, मींस क्योंकि ये 4th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है। अगर इनकी हम बात करें तो जर्मेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर हम टिन की बात करें तो इसकी भी +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है +2 से। लेकिन अगर हम लेड की बात करें तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +4। तो ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि जिस भी यानी 4th ग्रुप के एलिमेंट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी +4 होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इन दोनों एजेंट से क्या मुराद है? मैंने काफ़ी लेक्चर्स के अंदर आपको ये कंसेप्ट दिया, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। जो भी नाम होगा एजेंट का वो काम ये दूसरों के साथ करता है। जैसे मैं कहता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम के अंदर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग, मीन ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। और खुद रिड्यूस होने से मुराद ये इलेक्ट्रॉन खुद गेन करेगा और दूसरों से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएगा। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे होते हैं, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है। अब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करते हैं? दूसरों से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं
खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। सिमिलरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है, ठीक है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये बात आपने अच्छे तरीके से यहां पर ध्यान में रखनी है। तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि डाउन द ग्रुप मूव करने से रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है कम होती है, तो आपका आंसर होगा बढ़ती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है वो +2 होती है, इसलिए रिड्यूसिंग पावर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर होगी बात? देन उसके बाद हम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स की बात करें तो सिंपल चीज़ हम ये बोलते हैं कि इनके अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं वो सारे +4 वैलेंसी रखते हैं, ठीक है। ये हाइड्राइड्स बनाते हैं जब रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। हाइड्राइड आपको पता है कि जब यानी इन एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो हाइड्राइड्स बन जाते हैं जब इनका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। आगे चलकर हम टेबल्स की मदद से समझेंगे, हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी। देन क्लोरीन की जब ये साथ रिएक्शन करते हैं तो ये मोस्टली टेट्राक्लोराइड्स बनाते हैं, और अगर हम लेड की बात करें तो ये डाइक्लोराइड बनाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये डाइऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और कार्बन की अगर हम बात करें तो उसके 3 ऑक्साइड्स होते हैं। कौन कौन से आगे हम चलकर बात करेंगे। अब यहां पर जो मेन चीज आती है दैट इज रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट। ग्रुप 4 एलिमेंट्स के कौन कौन से रिएक्शन है, किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं, उन सब की बात करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करते हैं विद ऑक्सीजन, कि अगर ये ग्रुप 4 एलिमेंट के ग्रुप 4 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या चीज बनाएंगे। आप लोग जानते हो जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। और ऑक्साइड मैंने आपको इसी चैप्टर के अंदर S&P ब्लॉक एलिमेंट के अंदर बताया था 3 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरे को हम बोलते हैं पर ऑक्साइड, और तीसरे को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, और सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2 होती है। ये चीजें इसलिए मैं तेजी से आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा के आ चुका हूं, जस्ट चीजें मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। अगर आप कार्बन के रिएक्शन को देखो तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबस्शन करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, एंड इट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब भी हम जैसे हम लकड़ी को, वुड को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या है, कंबस्टन रिएक्शन है। और कंबस्टन रिएक्शन में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग बोलते हो नेगेटिव होती है, क्योंकि कंबस्टन रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक से मुराद सिस्टम से हीट सराउंडिंग के अंदर जाती है, इसलिए हम डेल्टा H की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पर भी कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसे अब लकड़ी को जलाते तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक बनता है, धुआं बनता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट कंबस्टन। लेकिन अगर ये कार्बन जो है इनकंप्लीट कंबस्टन हो इसकी, तो उसके रिजल्ट के अंदर जो ऑक्साइड बनता है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से आपने बायो के अंदर ये चीज पढ़ी होगी कि इट इज 44 टाइम्स इसकी जो अफिनिटी होती है विद दी हीमोग्लोबिन अटैचमेंट की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड निहायत ही टॉक्सिक गैस होती है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, बहुत ज्यादा यानी डैमेजिंग इफेक्ट रखने वाली होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके मुकाबले में जो है लेस टॉक्सिक गैस है। इसीलिए आप देखते हो कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, गाड़ियों के अंदर वो यानी उसको हम बोलते हैं कार्बोनेटर्स लगे होते हैं, या उसको आप क्या बोलते हैं, कैटालिटिकल कन्वर्टर्स लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, उस धुएं की फॉर्म के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ देते हैं, ताकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हार्मफुल गैस है उसको लेस हार्मफुल गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ है। सिलिकॉन की रिएक्शन की बात करें तो सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये हीटिंग के ऊपर होता है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड कब बनता है, जब इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी जर्मेनियम डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ये भी हीटिंग के ऊपर अफेक्ट होता है, यानी हीट करने पर ही ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। और अगर हम टिन और लेड की बात करें तो टिन भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये टिन हमारे पास डाइऑक्साइड बनाता है। और इसमें जो हमारे पास वाइट टिन होता है वो डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड को बोला जाता है जो डुअल नेचर रखता हो, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करने वाले हों, जो बेस के साथ भी रिएक्शन करने वाले हों। जैसे आपने एक चीज पढ़ी होगी
इंफोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। इंफोटेरिक नेचर ऑफ वाटर के अंदर आप क्या कहते हो कि वाटर एज अ एसिड भी बिहेव कर सकता है, एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। एज अ एसिड तब बिहेव करता है जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है, और एज अ बेस तब बिहेव करता है जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है। सिमिलरली हम टिन ऑक्साइड के बारे में, वाइट टिन डाइऑक्साइड के बारे में ये कहते हैं कि ये इंफोटेरिक इन नेचर है, मींस ये एसिड के साथ रिएक्शन भी कर सकता है, डाइल्यूट एसिड के साथ, और ये बेस के साथ रिएक्शन भी कर सकता है। क्लियर होगी बात। देन हम लेड की बात करें तो लेड जब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस के अंदर इसको हीट किया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड भी बनाता है, और ये दूसरी फॉर्म भी Pb3O4 भी बनाता है। और Pb3O4 की अगर हम बात करें तो ये 470 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज होकर लेड ऑक्साइड की ही फॉर्मेशन कर देते हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस बन जाती है। और ये चीज़ आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड की है। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी है कि लेड फॉर्म्स, लेड ऑक्साइड ये येलो कलर का होता है, ठीक है। और Pb3O4 की बात करें तो ये रेड कलर का लेड का यानी कंपाउंड होता है। ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन ज़्यादा मोस्टली जो चीज़ बनती है वो हमारे पास लेड डाइऑक्साइड की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखें तो कार्बन की हम बात करते हैं कि जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है आपको पता है ये इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, ये मीडियम के तौर पर यूज होता है। और ये क्या है, नॉन पोलर, या जिसको हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर ये यूज किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपने बहुत सारे ऑर्गेनिक या नॉन पोलर यानी सॉल्वेंट्स की बात की होगी जिसमें आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हो, ईथर की बात करते हो, इसी तरह से एसिटिक एसिड की बात करते हो। तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये चीज़ मैंने लिखी है कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है, यानी कार्बन सेंटर के अंदर होता है, और इस तरह से जो है हमारे पास 4 क्लोरीन जो है वो आइटम्स अटैच होते हैं। तो ये चीज़ भी आपने समझनी है। सिलिकॉन की बात करें तो जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये भी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाते हैं। अगेन ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इन सारों की वैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंसी है, ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। और ऊपर वाले जो इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आते हैं वो तो होते ही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज़्यादा स्टेबल, तो इसलिए ये क्या करते हैं, टेट्राक्लोराइड्स की यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम बात करें सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की तो ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल से मुराद ये थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर भी ये जो है वो वेपर फॉर्म के अंदर, गैशियस फॉर्म के अंदर चला जाता है, यानी ये इसके फ्यूम्स होते हैं जो मॉइस्ट एयर के अंदर जो है वो चले जाते हैं। देन जर्मेनियम की बात करें तो ये भी टेट्राक्लोराइड बनाता है, और जर्मेनियम को जो टेट्राक्लोराइड है ये ज़्यादा कॉमन रिएक्शन है यानी इसका। और अगर टिन की बात करें तो टिन क्लोरीन के साथ मिलकर जो है टिन टेट्राक्लोराइड भी बना सकता है। और अगर हम लिमिटेड क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन की अमाउंट कम होगी, तो देन ये टिन डाइक्लोराइड की फॉर्मेशन भी बनाता है। यानी आपने ये चीज़ समझनी है कि टेट्राक्लोराइड और यहाँ पर जो डाइक्लोराइड टिन के केस के अंदर बन रहे हैं वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर क्लोरीन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ये टेट्राक्लोराइड बनाएगा, और अगर क्लोरीन की अमाउंट लिमिटेड होगी, कम होगी, तो ये डाइक्लोराइड बनाएगा। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि ये जो टिन होता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखता है, और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्लोराइड्स भी बनाता है। अगर इसकी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताऊँ तो देखें, SnCl2 की बात करें तो यहां इस केस के अंदर एक क्लोरीन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो 2 के ऊपर हो जाएगा -2, और यहां पर टिन के ऊपर क्या हो जाएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो क्लोराइड है डाइक्लोराइड, इसके अंदर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। सिमिलरली हम इसके टेट्राक्लोराइड की बात करें तो एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, क्योंकि 7वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो 4 की हो जाएगी -4, और यहां पर जो टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है। देन उसके बाद लेड की बात करें तो लेड भी अगेन +2 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्लोराइड भी बनाता है, डाइक्लोराइड भी बनाता है, और टेट्राक्लोराइड भी बनाता है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो डाइक्लोराइड होता है। और यही चीज़ मैंने आगे भी लिखी है कि डाइक्लोराइड इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इसीलिए जो टेट्राक्लोराइड जब बनता है तो वो डिकम्पोज होकर दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, डाइक्लोराइड के अंदर, और साथ में क्लोरीन गैस रिमूव हो जाती है। क्लियर। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं, फिर वाटर के साथ भी रिएक्शन देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हमारे पास गैस होती है, ठीक है। आप लोग जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछा जाए सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है तो आपने बात ध्यान में रखनी है, इट इज अ सॉलिड। ये क्या होता है, ये कलरलेस सॉलिड होता है जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कार्बन की अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाए तो आपने ध्यान में रखना है कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज,
और जो ऑक्सीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आपको पता है इसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए होते हैं। और कार्बन के केस के अंदर हम ये कहते हैं कि इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है बात? और इसमें भी हम ये चीज कहते हैं कि कार्बन जो है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं उनके थ्रू ये पैरेलल ओवरलैपिंग करके जो है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो टोटल बॉन्ड्स होते हैं वो 4 होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नेट डायपोल मूवमेंट के बारे में पूछा जाए तो आपने ध्यान में रखना है वो 0 होती है। वो क्यों 0 होती है कि आप लोग जानते हो जब हम डायपोल मूवमेंट की नेट डायपोल मूवमेंट निकालते हैं तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। यहां पर जो कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव साइन होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहां पर जो हम साइन डालते हैं, एरो डालते हैं, वो यहां पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डालते हैं। और अगर आप इसका दोनों का सम लो, क्योंकि दोनों एरोस के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और अफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 मींस डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगी। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम ये बोलते हैं कि इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हालांकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इसमें पोल्स बनते हैं, लेकिन फिर भी ये नॉन पोलर है क्योंकि इसके अंदर नेट डायपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और इसी की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। लीनियर सिमिलर यहां पर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातें आपने ध्यान के अंदर रखनी है। देन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा गया है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। पंजाब बुक के अंदर जो है वो लिखी हुई है बात कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक ये टेट्राहेड्रल इसका नहीं है, ये गलत लिख दिया मैंने। इसका जो होता है स्ट्रक्चर वो फेस क्यूबिक सेंट्रल होता है, मैंने गलत थोड़ा सा बोल दिया। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो फेस क्यूबिक सेंट्रिक होता है। जबकि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो एटम्स लिंक्ड होते हैं वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं, वो टेट्राहेड्रल शेप के अंदर होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप आपको पता है, सिलिकॉन इधर होता है और एक ऑक्सीजन ऊपर होता है और 3 ऑक्सीजन इस तरह से होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, तो ये सिलिकॉन के केस के अंदर होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या नॉन पोलर होता है? आपका आंसर होगा फॉल्स, ये गलत बात है। जो ट्रू बात है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है बिकॉज इट इज वेरी हार्ड, और इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, ये जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है तो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इतनी आसानी से जो है वो अपने वेपर्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। ये चीज़ आपने ध्यान के अंदर रखनी है। अब इन्हीं 4 ग्रुप के एलिमेंट्स के रिएक्शंस हम देखते हैं वाटर के साथ कि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। सिमिलरली सिलिकॉन की बात करें तो ये भी रेजिस्टेंट होता है वाटर से, क्योंकि जब इसको हम वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर बना देता है जिससे वाटर के साथ रिएक्शन इसका पॉसिबल नहीं होता। यानी जब हम एयर के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर वाटर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं सिलिकॉन को तो ये एयर से ऑक्सीजन को लेकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना देता है। इस वजह से सिलिकॉन तक जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता, इसलिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। आपको मैंने अभी बताया कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये इसका एक जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि ये उसके नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट होकर जाकर सिलिकॉन के साथ रिएक्शन कर सके। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सिलिकॉन रेजिस्टेंट होता है वाटर के साथ, ये वाटर के साथ रिएक्शन एज सच नहीं करता। अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो इसका भी कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं होता, ये भी अनरिएक्टिव होता है वाटर के साथ अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर हम टिन और लेड की बात करें तो टिन जो है वो स्ट्रीम वाटर के साथ, हीटेड वाटर के साथ, वेपर्स के साथ रिएक्शन करता है, जिसके रिजल्ट के अंदर ये टिन डाइऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस की यहाँ पर रिलीज होती है। और ये जो रिएक्शन होता है इसका स्लोली होता है, जबकि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर हम लेड की बात करें तो इसका वेरी स्लो रिएक्शन होता है, ये ना होने के बराबर रिएक्शन होता है। ये भी लार्जली अनरिएक्टिव होता है वाटर के साथ। क्यों होता है? क्योंकि ये इनसॉल्युबल लेड डाई हाइड्रोक्साइड यानी लेड जो हाइड्रोक्साइड है उसकी फॉर्मेशन कर देता है। यानी जैसे ही इसको वाटर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो ये यानी इसमें जो हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन स्लो हो जाता है या नहीं होता। ठीक है, तो ये डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता।
तो ये सारी चीज़ें आपको इस टेबल के थ्रू क्लियर हो रही हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी फास्टली और कितनी इफेक्टिव रिवीजन कर पा रहे हैं आप इन टेबल्स के थ्रू। और ये सारे टेबल्स आपको इस डॉक्टर केमिस्ट्री बुक के थ्रू मिलेंगे और आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा आसान होगी। आपको बुक्स की रीडिंग करनी नहीं पड़ेगी, आपकी सारी एक एक पॉइंट जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड और जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसकी डिफरेंसेस को जरा सा देख लेते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन बाजू का पूछ लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। और अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर, तो इट इज द सेकंड मेंबर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर की बात करें, फेज की बात करें, तो ये गैस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। और अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हार्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला सॉलिड होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की साइज की बात करें कार्बन एटम की, तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। क्योंकि आप लोग जानते हो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो कार्बन टॉप ऑफ द ग्रुप मौजूद है तो इसका साइज छोटा है, सिलिकॉन उससे नीचे प्रेजेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से इसका साइज कार्बन के मुकाबले में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्लियर होगी बात। देन हम ये कहते हैं कि कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ऑक्सीजन एटम्स के साथ। आपने देखा, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बनाकर बताया था, कार्बन जो है वो दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड बनाता है। एक यानी 2 इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। और अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही बनाता है ऑक्सीजन के साथ। और ये आपको स्ट्रक्चर के भी थ्रू भी क्लियर हो रहा होगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इस तरह का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर कोवलेंट, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसमें आप देख पा रहे हो एक जो सिलिकॉन होता है वो 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ अटैच होता है। एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन है, और एक ऊपर ऑक्सीजन है और एक नीचे ऑक्सीजन होता है। जबकि अगर हम यानी उसकी बात करें, अगर हम सिलिकॉन की ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन जो होता है वो 2 सिलिकॉन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर, नेटवर्क के अंदर एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, तो आपका आंसर होगा 4। और अगर आपसे पूछा जाए सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नेटवर्क के अंदर एक ऑक्सीजन कितने सिलिकॉन से अटैच होता है, तो आप बोलोगे 2। क्लियर होगी बात। और यहां पर यह बात भी आपने ध्यान में रखनी है, जो मैंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिखा है आपके सामने, ये इसका हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला है। इंपेरिकल फार्मूला आप बोलते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को। तो दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, क्योंकि अगर आप इसका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखो तो उसके अंदर बहुत सारे जो सिलिकॉन होते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला हम CO2 लिखते हैं, इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और ऑक्सीजन एटम के बारे में बताता है। क्लियर होगी बात। सिमिलरली हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर वीक वंडर वॉल फोर्सेज होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तो वीक वंडर वॉल फोर्सेज होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। जबकि अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये जॉइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनके अंदर जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर होगी बात। और ये स्ट्रक्चर भी आपको दोनों के यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद ग्रुप 4 के जो रिएक्शंस हैं वो हम डाइल्यूट HCl के साथ या एसिड के साथ देखते हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो ये टिपिकली किसी भी यानी एसिडिक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, किसी भी एसिड के साथ टिपिकली रिएक्शन नहीं करता। वही बात मैंने आगे भी लिखी है कि क्योंकि ये जो एसिड के साथ रिएक्शन करने वाला काम होता है वो मेटल्स का होता है, और कार्बन क्योंकि नॉन मेटल है तो ये इस तरह से डायरेक्टली एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो ये भी सेम है कि ये भी HCl के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता, ये इनर्ट होता है डाइल्यूट HCl के साथ, और ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन करता है HF के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। हाइड्रोजन फ्लोराइड भी आपको पता है ये एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड होता है क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से यहाँ पर फ्लोरीन इतनी आसानी से हाइड्रोजन को लीव नहीं होने देता, इसलिए वीक एसिड होता है। जर्मेनियम की बात करें तो इसका भी कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं है। अगर ये रिएक्शन करता भी है तो ये हमारे पास डाइक्लोराइड्स की फॉर्मेशन करता है और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। मींस जब ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ वीक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। अगर हम टिन और लेड की बात करें तो ये दोनों क्योंकि मेटालिक इन नेचर हैं तो ये दोनों एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, और जैसे ही एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आप देख पा रहे हो दोनों क्या बनाते हैं, डाइक्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम लेड के केस के अंदर बात करें तो लेड जो क्लोराइड होता है इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, क्योंकि स्प्रिंगली सॉल्युबल हमारे पास साल्ट है तो इसके
प्रेसिपिटेट नीचे बॉटम के ऊपर रह जाते हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, और ये वाइट कलर के होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपने जहन के अंदर रखनी है। अब कुछ टिप्स मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी हैं। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि कार्बन और सिलिकॉन जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी लेस होती है। अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो ये मेटालाइट्स होते हैं, ये मिक्स बिहेवियर रखते हैं, मींस मेटल की तरह भी होते हैं, नॉन मेटल की तरह भी होते हैं। अगर हम टिन और लेड की बात करें तो ये मेटालिक इन नेचर होते हैं, और इनके जो रिएक्शंस होते हैं टिपिकली मोर लाइक मेटल्स होते हैं। क्लियर होगी बात। और ड्यू टू इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट जो Sn+2 और Pb+2 हैं, ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि ये अपने S सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग के अंदर। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत फास्टली और बहुत इफेक्टिवली क्लियर हो रही होंगी। क्लियर। उसके बाद अकरेंस ऑफ कार्बन और सिलिकॉन की बात करें तो कार्बन जो है वो 2 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है नेचर के अंदर। एक क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर अगर हम बात करें जिसमें ये ऑर्डरली अरेंज होते हैं कार्बन एटम्स, तो उसमें ग्रेफाइट, डायमंड और बकीबाल आते हैं। दीज 3 आर दी एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इसके अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है कार्बन एटम्स का। और अगर हम एमॉर्फस स्टेट की बात करें जिसमें कोई भी ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होती, रैंडमली प्लेस होते हैं एटम्स, उसमें कोल एग्जांपल आती है और चारकोल आती है। इन सब के अंदर भी क्या चीज प्रेजेंट होती है, कार्बन के ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज द एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस स्टेट ऑफ एमॉर्फस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये मॉलिक्यूलर, ये सिलिकेट्स की फॉर्म के अंदर, मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे मैंने लिखा वो भी है कि ये रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ सिलिका प्रेजेंट होता है। ये सिलिकेट्स की, सिलिका बोलते हैं SiO2 को, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, और सिलिकेट्स बोलते हैं SiO4-2 को। ये सिलिकेट आयन यहाँ पर मैंने लिखा है। इट इज़ द साल्ट या ईस्टर ऑफ सिलिसिक एसिड, ठीक है। और दूसरी हम बात करें तो ये क्वार्ट्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे रॉक क्रिस्टल की बात करें, इस तरह से स्मोकी क्वार्ट्स होते हैं, रोज क्वार्ट्स होते हैं, मिल्की क्वार्ट्स होते हैं। सैंड की बात करें तो ये मेजरली इसके अंदर सिलिका होता है, SiO2 होता है जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और ओपल की बात करें तो इट इज़ दी हाइड्रेटेड वेराइटी ऑफ क्वार्ट्स। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पंजाब बुक के अंदर इसके हवाले से लिखी हैं, वही यहाँ पर मैंने मेंशन क्यों यहाँ पर बुक के अंदर लिखी हुई है। क्लियर है। देन कुछ क्वेश्चंस की बात करें, देन हमारा ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4 इज अबेंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन के हवाले से आपने बात ध्यान में रखनी है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर सिलिकॉन 4 ग्रुप के एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा अबेंडेंट होता है, और उसकी वैल्यू आपने ध्यान में रखनी है। एक किसी प्रोविंस की बुक के अंदर 25 लिखी और एक के अंदर 28 लिखी, तो ये दोनों वैल्यूज आपने ज़हन के अंदर रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है, वो कितने परसेंट होती है, 46% होती है। अगर सेकंड नंबर पर मोस्ट अबेंडेंट पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा सिलिकॉन, और अगर थर्ड नंबर पर पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 8.3% जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट उसके बाद बात करें द टाइप ऑफ लिंकेज ऑफ आइडेंटिकल एटम्स विद ईच अदर, इसको कैटिनेशन बोलते हैं। जो आप जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो कि जब कार्बन के एटम्स दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ मिलते रहते हैं, एक लंबी चेन बन जाती है। इस सेल्फ लिंकेज ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। और ये 4 ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर कार्बन ये प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर। हाउ मेनी ऑक्साइड्स ऑफ, दूसरी चीज ये द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बिल्कुल ये ठीक बात है, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। आप लोग जानते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ का बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। बॉन्ड लेंथ जितनी आप बढ़ाओगे, जितना आप साइज इंक्रीज करोगे, उतना ही बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो इसलिए वो इतनी आसानी से आपस में कैटिनेशन नहीं करते, सेल्फ अटैचमेंट नहीं करते। इसलिए जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो ये कैटिनेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। देन उसके बाद बात करें ऑक्साइड्स की, तो कार्बन के 3 ऑक्साइड्स आप पढ़ते हो। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक को बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन यानी C3 होता है और O2 होता है, ठीक है। दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें बॉन्डिंग किस तरह से होती है कि 3 कार्बन इस तरह से डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, और जो टर्मिनल कार्बन होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ इस तरह से अटैच होते हैं। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके पास बनाया है, दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड। क्लियर। देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की नेट डायपोल मोमेंट की बात करें तो ये 0 होती है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड की नेट डायपोल मोमेंट की बात करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग होती है। ये मैं लिख लूंगा जब भी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। तो इसकी नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होती, इसलिए ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और इसमें आप लोग जानते हो कार्बन और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें 3 बॉन्ड बनाए होते हैं किसने, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ। क्लियर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसको सिलिका कहा जाता है।
उसको क्या कहा जाता है, सिलिका, ये सैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। देन सिलिका के अंदर अगर हम बात करें तो एक सिलिकॉन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऑक्सीजन कितने सिलिकॉन के साथ अटैच है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं वो 2 है, इन 2 के साथ अटैच होता है। विट्रस सिलिका इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑल एसिड एक्सेप्ट। विट्रस सिलिका क्या है, नीचे हम इस टेबल की मदद से हम इस चीज़ को समझेंगे, इस बॉक्स की मदद से। यहाँ पर क्वेश्चन, ये पंजाब बुक से मैंने ये पॉइंट आपका उठाया है। विट्रस सिलिका के हवाले से ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ये रेजिस्टेंट होता है तमाम एसिड्स के साथ, यानी किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ एक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और वो आपके पास आंसर है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर जो फ्लोरीन होता है, जो फ्लोराइड आयन होता है, वो क्या करता है, इस सिलिकॉन के साथ ज़्यादा अफिनिटी रखता है, जाकर सिलिकॉन को उस स्ट्रक्चर के अंदर यानी अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। वो रिएक्शन में यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, एक यहाँ पर मैं पेज इंसर्ट करता हूँ और ये चीज़ आपको मैं रिएक्शन के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्शन लिखें तो कैसे होता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब HF के साथ रिएक्शन करता है, 6HF के मॉलिक्यूल के साथ, तो ये बना देता है हमारे पास यानी इसका फार्मूला क्या होता है, H2, और इसी तरह से सिलिकॉन होगा और F6 होगा। इसका नाम होता है हेक्साफ्लोरो सिलिसिक एसिड, आई थिंक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन ये कर देता है। तो ये रिएक्शन होता है तब जब ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, इसके अलावा किसी एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। देन उसके बाद हम बात करें, डैश इज द मोस्ट कॉमन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो उसका आंसर है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज द मोस्ट कॉमन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसके थ्रू हमें ये मिलता है। अब हम विट्रस सिलिका की बात करें तो क्रिस्टलाइन सिलिका को जब हीट किया जाता है, ये मेल्ट हो जाता है और ये विस्कस लिक्विड बना देता है। इस विस्कस लिक्विड को जब सुपर कूल किया जाता है, यानी इसको सडनली कूल किया जाता है इस लिक्विड को, तो ये रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये रेगुलर क्रिस्टलाइन पैटर्न नहीं बनाता। इस रिजिड हाईली सुपर कूल लिक्विड को हम विट्रस सिलिका कहते हैं। तो विट्रस सिलिका क्या है, जब आप सिलिका को हीट करते हो मेल्ट हो जाता है, विस्कस सिलिका के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसको सडनली जब आप कूल करते हो तो इस सुपर कोल्ड रिजिड सिलिका को हम क्या बोलते हैं, विट्रस सिलिका बोलते हैं। इसका दूसरा नाम सिलिका ग्लास भी है और समटाइम्स इसको फ्यूज क्वार्ट्ज भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसके नाम के हवाले से ध्यान में रखनी है। सिलिकेट्स क्या होते हैं, सिलिकेट्स जो होते हैं ये हमारे पास, इसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो SiO4 होता है, या इसको हम इस तरह से लिखते हैं Si, यानी इसको मैं थोड़ा सा, ये आयन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका मैं पूरा फार्मूला लिखूं तो ये होगा इस तरह से H4SiO4। इसको मैं इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूं SiOH4। इसको सिलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थो सिलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। H2SiO3 इट आल्सो नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, इसको मेटा सिलिसिलिक एसिड बोला जाता है, मेटा सिलिसिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। इसमें अगर मैं इसका दूसरा फार्मूला बताऊं, इसका स्ट्रक्चर बना के अगर मैं बताऊं, मैं पीछे आपको यहाँ पर बता देता हूं। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन होता है, इसने डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बनाया होता है, यहाँ पर OH होता है और यहाँ पर OH होता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ये क्या है, H2SiO3, इसको बोलते हैं मेटा सिलिसिक एसिड, मेटा सिलिसिक एसिड।